फ्रेंड्स, वेलकम टू CGPSC हैंड रिटन नोट्स। प्री बीएड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग पार्ट 3, ठीक है, शिक्षण अभिरुचि का संभावित उत्तर देखेंगे, क्या हो सकता है उसका आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का 51 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को जमाना है, ठीक है। तो मैस्लो का जो सिद्धांत है ना, निम्नलिखित मानव आवश्यकताओं की एक श्रृंखला को सामान्य रूप से पूरा किया जाने वाले क्रम मैस्लो के पदानुक्रमानुसार में व्यवस्थित करें। सबसे मूल से लेकर उच्च स्तर तक, हम लोग को नीचे से मतलब मूल से उच्च स्तर तक जाना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें से ये जो 5 सेंटेंस दिया है इसे हम लोग को चूज करना है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पहले हमको मूलभूत आवश्यकता होनी, जो भी हम लोग का रोटी कपड़ा मकान है वो मूलभूत आवश्यकता है, उसको पूरा करना, ये सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। फिर एक स्थिर नौकरी चाहिए और सुरक्षित महसूस करना चाहिए अपने आप को, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो आपका 4 और सेकंड क्या है मिल रहा है, बाकी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कला के रूप में शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ मूल भावना को व्यक्त करता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, सीखने की प्रक्रिया में सौंदर्य को शामिल करते हुए शिक्षण कौशलों, सुगमता और रचनात्मकता के साथ किया जा सकता है, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभिन्न गति से सीखने वाले बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए उचित नहीं है। तो जब आप उनको एक ही समय में बहुत सारी अवधारणा दे दोगे तो वो क्या है, बच्चे के अधिगम के लिए वो सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको कॉन्सेप्ट मैपिंग, ठीक है, के शिक्षण अधिगम और आकलन के प्रयोग के संबंध में सत्य कथन बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकल्पना मानचित्रण, जो कि शिक्षण अधिगम की एक युक्ति है, इसको आकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कैफ फोल्डिंग की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन। स्कैफ फोल्डिंग क्या है, जब हम बच्चों को एक अस्थायी रूप से सहायता प्रदान करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, उसको कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को एक नई अवधारणा या कौशल में महारत हासिल करने के लिए अस्थायी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है, तो किसमें, स्वयं को समझने में, बच्चों को समझने में, समाज को समझने में या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसमें मदद करता है, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में मदद करता है। लेकिन देखने वाली बात इसमें यह होगी कि ऑप्शन इसका आंसर क्या लगता है, डी भी ले सकता है या तो बच्चों को समझने में भी लिया जा सकता है इसका आंसर व्यापम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी क्या होगा। आप बच्चों के बीच सहयोग और सहकर्मी समर्थन को प्रोत्साहित करेंगे, तो ये क्या होगा, इससे समावेशी वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के समूह गठन से विभिन्न दृष्टिकोणों और सहकर्मी समर्थन के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना होगी। जब आप बच्चों का विषम समूह संगठन कर देंगे, अलग अलग टाइप के बच्चे रहेंगे, तो सबका अलग अलग टैलेंट होता है ना, तो सबको एक दूसरे से सीखने को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये सहकर्मी समर्थन इसमें ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है, विषम समूह गठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जिम्मेदारी आमतौर पर शिक्षक परामर्शदाता के रूप में भूमिका से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो विद्यार्थियों को वो भावनात्मक सहयोग प्रदान करना, ये तो है। शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करना भी है। मनोचिकित्सा सत्रों का आयोजन करना, ये क्या है, नहीं है। और विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने एवं करियर योजना बनाने में सहायता करना, तो ये भी क्या करता है, टीचर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरित बच्चों की विशेषता नहीं है, ठीक है, तो ये बताना है आंतरिक अभिप्रेरित बच्चों की विशेषता क्या नहीं है। इनमें से ए है, उन्हें कार्यों में संलग्न रहने में आनंद आता है, तो ये विशेषता है, ठीक है। वे अपनी गतिविधियों के दौरान उच्च स्तर का उत्साह एवं दर्जा प्रदर्शित करते हैं। बी सी है, वे हमेशा सफल होते हैं, तो ये नहीं है आंतरिक अभिप्रेरित बच्चों की विशेषता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अनुभवजन्य अधिगम का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो अनुभवजन्य अधिगम क्या होगा? जब उसको आप व्यवहारिक कार्यशाला में करेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रणनीति विषय वस्तु को भागों में विभाजित करने एवं समूहों को विभिन्न भागों पर विशेषज्ञ बनने को शामिल करती है? तो यह है जिक्सॉ टेक्निक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छे शिक्षक को मुक्त होना चाहिए, व्यक्तिगत अनुभवों से नहीं, ठीक है, अकादमिक जड़ता से उनको मुक्त होना चाहिए, वित्तीय संसाधनों से भी नहीं, सामुदायिक अनुभवों से भी नहीं। तो इसलिए केवल बी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर का उत्तर है, कोल्ब के सीखने के चरण को उसके सही विवरण से हमको क्या करना है? मिलाना है। तो इसका आंसर, ये काफ़ी बड़े क्वेश्चन है, इसका मैं डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता देती हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश एक ऐसे शिक्षक हैं जिनको शिक्षा शास्त्र की गहरी समझ है। वह अपनी शिक्षण विधियों में फील्ड ट्रिप, शैक्षिक यात्रा का प्रयोग करते हैं। शिक्षण अधिगम में फील्ड ट्रिप का मुख्य शैक्षिक लाभ क्या है? तो शैक्षिक लाभ क्या है? उन्हें उन चीज़ों को प्रत्यक्ष, है ना, आप फील्ड ट्रिप करवा रहे हैं तो आपको प्रत्यक्ष अनुभव दिलवा रहे हैं बच्चों को। तो ये क्या करता है? प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव प्रदान करने के लिए जो कक्षा में नहीं लाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। आप कक्षा में डायरेक्ट रूप से उनको एक्सपीरियंस नहीं करा सकते, इसलिए हमको फील्ड ट्रिप का ये मुख्य शैक्षिक लाभ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण विधि का उसके विवरण के साथ मिलान करिए। ठीक है, ये काफ़ी बड़े क्वेश्चंस हैं, इसका आप लोग को मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, तुरंत आप लोग को समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसका IQ बताना है। तो मानसिक आयु बट्टे क्या करते हैं? वास्तविक आयु गुणा 100। तो ये इससे ये कट गया, तो 12 दहम 120 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण वाले प्रश्न हैं ये। तो कथन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कॉकलियर प्रत्यारोपण प्रभावी है। ये क्या है? कथन है। उसका कारण देखते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट ध्वनि को बढ़ाकर उपयोगकर्ता के लिए अधिक तेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सही है। ठीक है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए क्या होता है? कॉकलियर प्रत्यारोपण एक प्रभावी है। उससे क्या होता है कि वो आवाज़ तेज हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों सही है और ये कथन का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षकों हेतु मननशील अभ्यासों के महत्व का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मननशील अभ्यास एक शिक्षक को सीखने सिखाने से संबंधित सूचना से युक्त चुनाव और निर्णय लेने में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय स्तर पर शिक्षण हेतु शिक्षण सूत्र नहीं है? तो सरल से जटिल तो है, अमूर्त से मूर्त नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? मूर्त से मूर्त होता है। तो नहीं है पूछा तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जबकि ज्ञात से अज्ञात होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष भी होता है। तो नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता होता है, वैधता भी होता है, वस्तुनिष्ठता भी होता है। ठीक है, जबकि अस्पष्टता नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ठीक है, शिक्षक की भूमिका क्या होती है? अनुपालन सुनिश्चित करने है तो भय का वातावरण बनाना। तो नहीं, भय का वातावरण नहीं बनाना है। स्पष्ट नियम एवं परिणाम स्थापित करना, तो ये भी नहीं है, हमको नियम कानून नहीं चलाना है। छोटे छोटे दुर्व्यवहारों को हाँ ये कर सकते हैं हम, ताकि छोटे छोटे दुर्व्यवहार को अनदेखा कर सकते हैं। और सभी अनुशासन संबंधित मुद्दों को संभाल के प्रचार्य के लिए
संभाल कर के लिए प्राचार्य पर निर्भर करना है, तो ये नहीं है, हम अनुशासन खुद भी बना सकते हैं और बच्चों को उसको पालन भी करवा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को रिपोर्ट 1996 द्वारा प्रस्तावित सीखने के 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ क्या क्या हैं? एक तो है जानने के लिए सीखना, ठीक है, काम करने के लिए सीखना, कुछ होने के लिए सीखना और एक साथ जीने के लिए सीखना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी अधिगम को सुधारने हेतु सतत पृष्ठ पोषण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप लोग को निम्नलिखित में एक शिक्षक की विशेषताओं को उनके सामने दिए गए विवरणों के साथ सही मिलान करना है। ठीक है, तो 75 का इसका मैं आप लोग को आंसर बता दे रही हूँ। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहयोगात्मक अधिगम जो कोलैबोरेटिव लर्निंग का विचार समीपस्थ विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के प्रत्यय के आधार पर विकसित हुआ है, जिसका प्रतिपादन किसने किया है? तो लेव वाइगोत्स्की ने किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग के वार्क मॉडल अधिगम मॉडल के अनुसार 4 प्रकार की अधिगम शैलियाँ क्या क्या हैं? दृश्य, ठीक है, दृश्य, श्रवण, पढ़ने लिखने की प्राथमिकता और गतिज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम के निम्नलिखित शैक्षणिक स्तरों को विभाजित करना है। तो हम लोग का अभी क्या चल रहा है? 5+3+3+4। तो ये जो 5 होता है आपका, ये क्या होता है? फाउंडेशनल स्टेज होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा? बी। फिर क्या होता है? प्रिपरेटरी स्तर आता है। तो ये जो 3 साल का होता है ये प्रिपरेटरी स्तर है, तो ए। फिर क्या हो जाएगा आपका? फिर आपका क्या हो जाएगा? मिडिल आएगा। ठीक है, प्राइमरी के बाद क्या जाएगा आपका? तो बी हो जाएगा, फिर ए प्रिपरेटरी, फिर मिडिल आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर माध्यमिक आएगा। तो बी ए डी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते थे, प्राथमिक स्तर और जो प्रिपरेटरी स्तर दिया है, लेकिन इसमें आंसर प्रिपरेटरी वाला ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला समेकित अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो कला समेकित अधिगम और कक्षा शिक्षण अलग अलग अवधारणाएं हैं, ये क्या है? गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। तो चलिए कथन कारण वाले प्रश्न है, देखते हैं। कथन है, रचनावादी उपागम में विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उनके विचारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ठीक, फिर उसका कारण देखते हैं। रचनावाद इस बात पर जोर देता है कि ज्ञान विद्यार्थियों द्वारा अंतःक्रिया, प्रत्यक्षीकरण एवं अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से निर्मित होता है, न कि केवल शिक्षकों द्वारा थोपा जाता है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, और इसका ये सही क्या कर रहा है? कारण इसका सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का शिक्षण अभिरुचि के सारे प्रश्न। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे, चाहे वो आपका शिक्षक भर्ती से संबंधित हो, ठीक है, या फिर टेट से संबंधित हो, या जो भी हम लोग का जो मॉडल आंसर आ रहे हैं सभी आपको टाइम से मिल जाए। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।